जय हिंद प्यारे बच्चों। न्यू सृजन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम समीक्षा सीरीज की छठी क्लास को सॉल्व करने वाले हैं। आज की क्लास में ज़्यादा प्रश्न नहीं है, कम ही प्रश्न है, लेकिन फिर भी ये जो वीडियो है ये लंबी रहने वाली है। और ये जो प्रश्न मैं पैटर्न जो है बिल्कुल आसान तरीके से लाती हूँ, तो मैं इसलिए लाती हूँ कि आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। कुछ टीचर हैं जो बहुत ही इसको कठिन तरीके से पढ़ाते हैं, वैसे प्रश्न एक या दो प्रश्न आते हैं। तो उन एक दो प्रश्नों के लिए अगर आप सारी क्लास कठिन तरीके से पढ़ेंगे तो इतना सर दर्द क्यों ही लेना है। जहाँ से आपके आसानी से पढ़ करके और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाने की सुविधा हो, वहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास हम। देखेंगे, ये आपका प्रश्न आया हुआ भी है यूपीपीसीएस में, आरओ में ये प्रश्न बार बार घूमता रहता है। यहाँ तक ये टीजीटी पीजीटी में भी आपको मिल जाएगा, यूपीएसआई में भी यह प्रश्न मिल जाएगा। आयोग नया प्रश्न नहीं बनाता। प्रश्न जो होते हैं जैसे आईएएस के, पीसीएस के, वो जो पुराने हो जाते हैं वही आपकी परीक्षा में आते हैं। टीजीटी पीजीटी के जो प्रश्न होते हैं वो भी प्रश्न दिखाई पड़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? वाक्य शुद्धि से आया हुआ प्रश्न है हमारा। वाक्य शुद्धि में आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके ध्यान में आपको रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे स्वर स्वर व मात्रा, स्वर व मात्रा की बाधा होती है, उस वजह से भी आपका जो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि भी होती है। सर्वनाम संबंधी, इसके अलावा समास समास संबंधी भी अशुद्धि होती है। कई सारे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो है आप देखेंगे तो 1962 में जो वर्तनी शुद्धि का मानकीकरण हुआ था, उसके आधार पर भी आपको ध्यान रख करके आप जो गलतियां हैं उनको पहचानना होता है। ये सारी चीज़ें आपकी मेरी बुक अभी बहुत जल्दी आने वाली है, आप जो आपकी ई बुक के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। वीक और लग सकता है, प्रूफ रीडिंग का काम चल रहा है, उसमें जो कमियां हैं उस पे काम चल रहा है, तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। अगर उसे आप 10 दिन पढ़ लेते हैं तो आपके 60 के 60 प्रश्न बिल्कुल सही होने वाले हैं। यदि आप लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो अब तक मैं जो पढ़ा चुकी हूँ, पहले का जो पढ़ा चुकी हूँ, अभी ये जो आपका 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे 14 प्रश्न सेम टू सेम आए हुए हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी जगह पढ़ें जहाँ पर बहुत अधिक कठिनाई तरीके से कठिन प्रश्न बना करके आपको पढ़ाए जाते हैं। उतना सर दर्द लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल आराम आराम से जो भी प्रश्न आए हुए हैं पीवाईक्यू, वही बार बार रिपीट होते हैं। यूपीपीसीएस मेंस से उठा लिए जाते हैं, टीजीटी पीजी के जो पुराने प्रश्न हैं वो उठा लिए जाते हैं। तो ज़रूरत ही क्या है इतना मेहनत करने की। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, वाक्य का शुद्ध रूप आपको पहचानना है। ये ऑप्शन है कि बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती है। तो पानी पीती है, ये सिंगल लिंग की बात करेंगे तो दो है ना, यहाँ पे बाघ है और बकरी, तो पीती है किसी एक की बात तो होती नहीं है। पीते हैं ये सही हो सकता है, पीती है ऐसे ही देखेंगे काट देंगे, पीती है यही काट देंगे। तो ज़्यादा आपको ना परीक्षा में ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बात को समझे आप, यहाँ पीछे जा कर के देखें और उसके बाद आप पढ़ लें इसे। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखेंगे आगे, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यानी कि त्रुटिहीन है पहचानना है आपको, यानी कि कौन सा गलत नहीं है, ठीक है ना। त्रुटिहीन का मतलब है कि जो सही है ना। देखेंगे इस तरह से अर्थ समझने से भी आप जो है प्रश्नों को गलत या सही कर सकते हैं। तो मेरे घर के पास एक पान की दुकान नहीं होगी, एक पान आ गया यही गलत हो गया। एक पान की थोड़ी दुकान होती है, उस दुकान में बहुत सारे पान बिकेंगे। एक पानों की दुकान यही गलत मिल गया हमें।
मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, दुकान एक है ना कि एक पान की दुकान है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको व्याख्या दी हुई है प्रश्नों की, जितने भी प्रश्न मिलेंगे आपके प्रश्नों की व्याख्या भी दी गई है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ये देखेंगे कि पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है। हेतु गलत है, हेतु जहाँ जहाँ आया देखिए, हेतु हेतु ऐसे ही कट करिए। कारण होता है, कारण हो सकता है, तो पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आया हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। तो ये भी शब्द जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, ये दिखाई पड़ सकता है। तो क्या ये ऑप्शन में जो वंदना लिखा हुआ है, ब से बकरी वाला ब से शुरू होकर के, क्या ये सही है, या ये वंदना सही है, या ब न दना सही है, या वंदना सही है। ठीक है ना। तो दो तो ऐसे ही कट हो जाएंगे, बात आएगी इन दोनों की, तो इन दोनों में बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। जब अगर ये अकेला आता है, इकलौता आता है, अब बाकी तीनों अलग आते हैं, तो आपका ये वंदना सही कर सकते हैं आप। हाँ ठीक है। लेकिन जो वर्तनी शुद्धिकरण हुआ था, तो उसमें हुआ था कि जितने भी पंचमाक्षर हैं, जैसे आपका अंग है, इया है, आपका अड़ है, ठीक है, न है, या म है, ठीक है ना, इनकी जगह जो है क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा। तो जैसे शब्द है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिंदी का जो शुद्ध रूप क्या है, तो आपका क्या ये सही है, तो जी नहीं, ये गलत है। अगर ऐसे प्रश्न आपके, वैसे तो ये सही है, लेकिन अगर शुद्ध रूप में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, तो अनुस्वार वाला जो हिंदी है ये सही हो जाएगा। इसी आधार पर ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, वाक्यांश के लिए शब्द। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न जो है एकदम स्टार वाला प्रश्न, बार बार परीक्षाओं में एकदम घूमता रहता है। पिछले 10 सालों से ये परीक्षाओं में बिल्कुल घूमता रहता है। पता नहीं आयोग को क्यों ये प्रश्न इतना पसंद है कि ये प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं। तो जो किए गए उपकारों को कृतज्ञ, उसे कृतज्ञ कहेंगे, ये ऑप्शन में देखेंगे। बी ऑप्शन है आपका कृतज्ञ, क्या उसे कृतज्ञ कहते हैं, या सी ऑप्शन कृतकार्य, या डी ऑप्शन अज्ञ। तो चाहे अज्ञ हो या अनभिज्ञ हो, ठीक है, चाहे अज्ञ हो या अनभिज्ञ है, ये दोनों भाई हैं। क्या हैं, दोनों भाई हैं, इनको कुछ नहीं आता। जिसे जिसे कुछ न पता हो, जिसे कुछ न पता हो, है ना, इन्हें क्या कहते हैं। कभी कभी जड़ भी आ जाता है परीक्षाओं में, याद रखेंगे, इनके लिए क्या आ जाता है, जड़। जो मूर्ख होता है ना, मूर्ख भी आ जाता है। थोड़ा सा जब टफ बनाना होता है, तो जड़ और मूर्ख को आपका दे देगा कि जिसे कुछ ना पता हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन में आपका अज्ञ दे सकता है, अनभिज्ञ, जड़ और मूर्ख दे सकता है, और लास्ट ऑप्शन दे सकता है कि सभी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी हैं, चाहे अज्ञ हुआ, अनभिज्ञ हुआ, या जड़ हुआ, या ये मूर्ख, इनको कुछ पता नहीं है। ठीक है ना। अगर जब इनका विलोम आपसे पूछ लिया जाएगा, विलोम पूछ लिया जाएगा, तो इसका विलोम जो हो जाएगा वो विज्ञ हो जाएगा। विज्ञ जो है ये विद्वान व्यक्ति है, ठीक है ना, इसको ज्ञान है, विषय का ज्ञान है इसे। या फिर जो है अभिज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा, तो अभिज्ञ को भी जो है ज्ञान है। अब क्या करता है कि परीक्षाओं में विलोम शब्द कैसे बनाएगा, जड़ का विज्ञ कर सकता है, अभिज्ञ का विज्ञ कर सकता है, या अनभिज्ञ का अभिज्ञ करके पूछ सकता है, या अज्ञ का अभिज्ञ करके पूछ सकता है, या अज्ञ का विज्ञ करके पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको अगर पता है चीजें, तो बिल्कुल आप कर ले जाएंगे इसको। अब किया गया कार्य जो होता है, किया
गया कार्य क्या कहलाएगा? कृत कार्य कहलाएगा। और कृतज्ञ जो होता है वो उपकारों को मानता है, ठीक है। और इसी का विलोम भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी यही जो शब्द है आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बन के आते हैं आपके सामने। इसके अलावा ये जो है विलोम शब्द के रूप में भी आपकी परीक्षाओं के सामने आते हैं। तो विलोम अगर पूछेगा तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। इसी तरह से एक शब्द है आपका प्रत्यक्ष, है ना। प्रत्यक्ष शब्द भी खूब इनको पसंद है आयोग को। ये प्रश्न जो है बार बार, पिछली बार अभी जो एग्जाम हुआ है आपका जो निरस्त हुआ है वहां भी ये प्रश्न है। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द अप्रत्यक्ष हो जाएगा। यहाँ पर अ उपसर्ग लगा करके इसका विलोम बना दिया गया है। विलोम का नियम आप समझते हैं। वहां पर जो है उपसर्ग लगा करके भी और प्रत्यय लगा करके भी विलोम बनाया जाता है। फिर इसका विलोम शब्द परोक्ष भी होता है। प्रत्यक्ष का अर्थ होगा जो आंखों के सामने है। अब ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी ये प्रश्न बन जाएंगे। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो या फिर समक्ष हो, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो आंखों के सामने न हो, बस अगर न जोड़ देते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष कहेंगे या परोक्ष कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपका ये जो शब्द हैं ये आप जो है प्रश्न एकदम बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। ये वाला जो आपको मैंने यहाँ पर जो समझाया, जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों में से एक या दो शब्द जो है आपकी परीक्षा में जरूर नजर आने वाले हैं। चाहे वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में नजर आए या फिर ये विलोम शब्दों के रूप में नजर आए। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ भी है ना। किया हुआ कार्य जो है क्या कहलाता है? कृत कार्य कहलाता है। जो किए हुए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। और जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे अज्ञ कहते हैं। जिसे कुछ ना पता हो, जो कुछ ना जानता हो, अलग अलग तरीके से पूछ लेगा आपसे। अब आपके आगे देखेंगे ये जो प्रश्न है, ये भी प्रश्न जो है परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? तो क्या दवाग्नि कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं? वड़ अग्नि नहीं होता, ये बड़वाग्नि रखेंगे। जठराग्नि कहते हैं या मंदाग्नि कहते हैं? जब अग्नि धीमी हो तो उसे मंदाग्नि कहते हैं, ठीक है। जठर मीन्स क्या होता है? जठर मीन्स होता है पेट। जठर मीन्स क्या होता है? जठर का अर्थ है पेट। तो पेट की अग्नि आपने देख लिया। आप आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब बड़वाग्नि अगर पूछ ले तो ये जंगल की आग होती है। सॉरी, जो बड़वाग्नि होती है ये समुद्र की होती है, ठीक है, समुद्र की। और जो दवाग्नि होती है ये जंगल की होती है। कहाँ की? जंगल की आग, जंगल में लगने वाली आग, ठीक है। जंगल में जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली क्या हो जाएगी? दवाग्नि हो जाएगी। और बड़वाग्नि यानी कि बड़ी अग्नि कहाँ लगेगी? तो समुद्र में लगेगी। समुद्र बड़ा होता है चूंकि, तो याद रखेंगे आप, ठीक है ना। जठर से, पेट से आप पेट की अग्नि को याद रख लेंगे। तो समुद्र की आग को, समुद्र की आग को कहते हैं बड़वाग्नि। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे शब्द आपके आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। ये भी प्रश्न परीक्षाओं का फेवरेट है। चाहे आप ये यूपी टेट ले लें, यूपी टेट ले लें, है ना, यूपी टेट ले लें, आपका जो है यस टेट ले लें, सुपर टेट ले लें,
ठीक है, आपका टीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया हिंदी का, या पीजीटी हो गया, ठीक है, या यूपी पीसीएस मेंस मेंस हो गया, या आपका सीसेट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये बार बार ये प्रश्न रिपीट होता रहता है, मैंने हर जगह इसको देखा है। तो व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? व्याकरणी कहते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है व्याकर्ता या वैयाकरण या व्याकरणज्ञ, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको, वैयाकरण। व्याकरण का कार्य क्या होता है? व्याकरण जो है किसी भी भाषा को क्या करता है? शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है, ठीक है। अब जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की हिंदी भाषा की जो लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि आप जानते ही हैं कि हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो क्या होती है? वो देवनागरी है, देवनागरी। तो अगर व्याकरण नहीं रहता तो कोई भी वाक्य है, जैसे उगता, उगता है सूरज, सूरज है ना, यानी कि संज्ञा कहीं और होती है ना, क्रिया कहीं और होती, सहायक क्रिया कहीं और होती। व्याकरण क्या कहता है कि तुम यहाँ रहो, संज्ञा तुम यहाँ रहो, यानी कि सूरज तुम यहाँ आओ, ठीक है। फिर व्याकरण ही क्या कहता है? कहता है कि तुम क्रिया इसके बाद आओ, तो उगता, ठीक है। फिर उसके बाद व्याकरण ही ने कहता है कि सहायक क्रिया तुम यहाँ आओ, ठीक है, या पूर्ण विराम यहाँ आओ। तो सबको अपनी जगह कौन बताता है? वाक्य को शुद्ध रूप से लिखना बोलना कौन सिखाता है? तो व्याकरण सिखाता है, और व्याकरण का जो ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी, आप जानते ही हैं। अंग्रेजी की जो है लिपि क्या है? वो रोमन है। अब आगे देखेंगे, ये भी प्रश्न एकदम से फेवरेट प्रश्न है परीक्षा का, आयोग का प्रश्न एकदम, ये जो है आयोग को बहुत ही पसंद है, ये आया हुआ भी है। बढ़ा चकर कहना, या इसी तरह से प्रत्याशित शब्द होता है, प्रत्याशित, ठीक है ना। प्रत्याशित शब्द, इसी का जब विलोम बनाया जाता है तो क्या हो जाता है? अप्रत्याशित, ठीक है। ये आया हुआ शब्द है, यह शब्द जो है यह आया हुआ है परीक्षा में हमारी जो भी निरस्त हुई है। अतिवादी ऑप्शन देखेंगे, बढ़ा चढ़ाकर जो कहता है, क्या उसे अतिवादी कहते हैं, या उसे अतिशय कहते हैं, या उसे अत्यंत कहते हैं, या उसे अतिशयोक्ति कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आपको देना है कि क्या हो जाएगा आंसर। और प्रत्याशित को आप जो है कमेंट्स में बताएंगे कि प्रत्याशित किसे कहते हैं और अप्रत्याशित किसे कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। अब आगे प्रश्न हमारे सामने क्या है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? जो गलत है उसे पहचानना है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे क्या है? घृत आपका तत्सम है, तद्भव उसका घी हो गया। बी ऑप्शन देखेंगे तो उष्ट्र आपका तत्सम है, ऊंट जो है आपका तद्भव हो जाएगा, बिल्कुल सही है। त्वरित में देखेंगे तो त्वरित आपका जो है ये तत्सम शब्द है, तुरंत इसका क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल इसका तद्भव हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तिक्त जो है क्या है? ये तत्सम शब्द है। और तीता जो है क्या हो जाएगा? तीता बिल्कुल इसका तद्भव हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ई होना चाहिए, ऑप्शन ई होना चाहिए कि सभी सही हैं, सभी सही हैं। इसी तरह से प्रश्न आपके परीक्षाओं में भी आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि सारे ऑप्शन सही होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि सारे ऑप्शन गलत होते हैं, और उसमें से गलत में से हमें सही पहचानना होता है, और सारे सही में से गलत पहचानना होता है। तो ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में भी बन जाते हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लेंगे? ई ऑप्शन कर लेंगे, ठीक है। या इसको आप छोड़ देंगे, इसको गलत ही मानेंगे, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत है।
आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न हमारे सामने। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण आपको पहचानना है। इसमें भी आपको त्रुटिपूर्ण पहचानना है। तो क्या होगा इसमें? गोमय, गोबर, खीर, खीर, पर्यंक, पटरी। पर्यंक क्या पटरी होगा? सपत्नी, शौत। इसमें से गलत ढूंढेंगे आप, कौन सा गलत लग रहा है? गोमय गोबर को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है ये तो। इसी तरह से एक शब्द आता है गोमय की तरह, गोधूम। गोधूम एक शब्द आता है, परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो गोधूम किसे कहते हैं? गोधूम कहते हैं हम गेहूं को। किसे कहते हैं? गेहूं को कहते हैं गोधूम। ठीक है। खीर, खीर किसे कहते हैं? तो खीर, बिल्कुल सही बात है। जैसे इसी तरह से एक शब्द आता है आपका अक्षी। अक्षी शब्द जो है किसे कहते हैं? तो आंख को कहते हैं। ठीक है, आंख का ये तत्सम शब्द है। अक्षवाट आपके सामने अगर प्रश्न बन जाता है कि अक्षवाट किसे कहते हैं, तो अक्षवाट कहते हैं हम अखाड़ा को। किसे कहते हैं? अखाड़ा को। ठीक है। आपकी परीक्षाओं में आपको अक्षोट शब्द भी दिखाई पड़ता है, तत्सम शब्द जो है ये भी आप जान लेंगे कि अक्षोट किसे कहते हैं। तो अक्षोट कहते हैं हम अखरोट, अखरोट को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? अखरोट को कहते हैं। यहाँ पर पर्यंक शब्द, पर्यंक शब्द जो है बिल्कुल ये पलंग को कहते हैं। किसे कहते हैं? पलंग को। ठीक है, पटरी को नहीं कहेंगे, तो इसको पट्टिका कहेंगे। शपथनी शोत बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का आंसर जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये जो शब्द आपके सामने ये रिपीट हुए हैं, इसमें से भी एक शब्द आपकी परीक्षा में आने वाला है, चाहे वो प्रश्न बन के आपके सामने आ जाए या फिर जो है वो ऑप्शन में ही दिखाई पड़े। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न क्या है कि पर्ण, पर्ण का तद्भव आपको बताना है। क्या बताना है? तद्भव। तत्सम आप जानते ही हैं, तत्सम किसे कहते हैं? तो तत् प्लस सम से बना हुआ शब्द क्या है? तत्सम शब्द। क्या है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो होता है वह संस्कृत का शब्द है। ठीक है ना, उससे इसका अर्थ क्या होगा? तत् मीन्स होगा उससे, ये क्या है? उत्पन्न। उससे उत्पन्न, किससे? संस्कृत से उत्पन्न शब्द, यानी कि संस्कृत के शब्द। संस्कृत के जितने भी शब्द हैं संस्कृत के, वो सारे क्या हो जाएंगे? संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। संस्कृत के शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जो तत्सम शब्द होता है इसी से बनता है तत् प्लस भव। ठीक है ना, तो उससे बना, यहाँ पर तत् मीन्स उससे, भव मीन्स बना। क्या बना? यानी कि एक तरह से बदला हुआ, बदला रूप। तो बदला हुआ रूप जो है क्या हो जाता है? तत्सम का बदला हुआ रूप तद्भव हो जाता है। क्या हो जाता है? तद्भव शब्द हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखेंगे हम, उदाहरण देखेंगे जैसे आपका अभी हमने देखा जो अक्षी शब्द है, अक्षी जो है तत्सम है, जब ये बदलता है तो क्या हो जाता है? आंख शब्द हो जाता है। ठीक है, जिस तरह से कपूर शब्द है, कर्पूर था पहले, ये जब ये संस्कृत में था तो क्या था? कर्पूर था। ठीक है, और जब ये हिंदी में आया, यानी कि जब तद्भव हुआ, कभी कभी कर्पूर शब्द प्रयोग किया जाता है हिंदी में भी, तो कपूर हो गया, र जो है ऊपर से गायब हो गया और क्या हो गया? ये कर्पूर हो गया। ठीक उसी तरह से कोकिल शब्द, कोकिल शब्द जो है क्या है? ये तत्सम शब्द है। जब ये बदला धीरे धीरे जो है, जो समय चला, जैसे पहले सबसे पहले भाषाओं की जननी क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत से फिर जो है जब ये संस्कृत से थोड़ा सुधार हुआ, जब ये समय चल रहा था, तो उसके बाद जो है पाली आई, आपकी पाली आई। पाली के बाद जो है शब्द आपकी जो भाषा आई वो प्राकृत आई। ठीक है ना, प्राकृत। पाली को ही जो है ना पुरानी
प्राकृत भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृत के बाद जो है आपका अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। किसका हुआ? अपभ्रंश का। अपभ्रंश के बाद क्या हुआ? अपभ्रंश का जो पिछला जो समय था, जो चल रहा था, वो क्या था? अवहट का समय था, अवहट का। ठीक है ना, यानी कि अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप था अवहट। अवहट के बाद जो है आपकी आती है प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी। फिर उसके बाद आती है मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी के बाद आती है आधुनिक हिंदी। ठीक है ना, इस तरह से जो है हिंदी ने अपना सफर तय किया। तो जब ये सफर तय कर रही थी, जब यहाँ तक पहुँचती है, हिंदी तक पहुँचती है, तो ये शब्द जो है कोकिल शब्द, यही सफर तय करके हिंदी का जब रूप धारण किया, तद्भव रूप धारण किया, तो ये शब्द क्या बन गया? कोयल बन गया। तो उम्मीद है कि आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है, कि किस तरह से तत्सम शब्द जो है समय के साथ बदल करके तद्भव रूप धारण किया। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये है पत्र, ऑप्शन बी है पढ़, ऑप्शन सी है पन्ना, ऑप्शन डी है पत्रा। तो आपका जो डी कट जाएगा और बी कट जाएगा। पन्ना और पत्र में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पन्ना भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम और अगले प्रश्न को देखेंगे हम। अगला प्रश्न है कि इनमें से तद्भव शब्द आपको पहचानना है कि तद्भव क्या है। तो वानर जो है ये आपका क्या है? ये तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। जो आपका बंदर शब्द है, यही शब्द जो है क्या हो गया? तद्भव शब्द है, तद्भव। ठीक है, पवन जो शब्द है ये आपका, पवन शब्द जो है ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम। ठीक है, तत्सम दो तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं ऐसे और कहीं कहीं ऐसे, दोनों तरीके से लिख दिया मैंने। तद्भव इसका पौन हो जाएगा, पौन हो जाएगा। पर्यंक शब्द जो है ये भी आपका क्या है? तत्सम शब्द है। और जब ये तद्भव होगा तो ये पलंग हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि काला घोड़ा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो पहले हम जान लेते हैं कि जो क्रिया विशेषण होते हैं, जो क्रिया विशेषण होते हैं वो किसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को, क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो है क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कार्य करने, ठीक है ना, अगर क्रिया की डिफिनीशन पूछ लिया जाए तो कार्य, कार्य के करने व होने को, होने को क्या कहते हैं? होने को क्रिया कहते हैं, होने को क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब कार्य क्या हो सकता है? कार्य आपका रोना हो सकता है, आपका सोना हो सकता है, आपका हंसना हो सकता है, हंसना। ठीक है, दौड़ना, दौड़ना, मुस्कुराना, मुस्कुराना, भगाना। ठीक है, नचाना, पढ़ाना। ये तो बिल्कुल आसान चीजें हैं। अब बात अगर कर लिया जाए उसकी, बात कर लेते हैं हम किसके? क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेष, हमने अभी समझ लिया कि क्रिया विशेषण, अगर क्रिया विशेषण की भेद की बात करें, क्रिया विशेषण के भेद,
तो यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो क्रिया के विशेषण को हम बांट लेते हैं, कितने भागों में बांट लेते हैं? तो पहला है इसमें जो कार्य करने का जो ढंग होगा, है ना, यानी कि रीतिवाचक। रीतिवाचक जो होगा क्या होगा? ये जो होगा कार्य करने का ढंग होगा। बात करेंगे दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले में क्या है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। परिमाणवाचक यानी कि जो क्रिया है ना, वो कितनी हुई है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, तो उसके लिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो जो तीसरा क्रिया विशेषण है वह कालवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालवाचक हो जाएगा। कालवाचक में क्या होगा? समय की बात होगी कि जो क्रिया हुई थी वो सुबह में हुई, शाम में हुई, दोपहर में हुई, है ना, कि अब हुई, कि तब हुई, कि कब हुई। ठीक है, जब ऐसी बातें होंगी तो वो किसके अंतर्गत आएंगी? वो क्रियाएं आ जाएंगी कालवाचक के अंतर्गत। चौथे की बात करेंगे तो चौथे में आपका जो है इसका प्रकार होता है स्थानवाचक। स्थानवाचक का मतलब आप ये तात्पर्य समझेंगे कि जो कार्य हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है ना, कि वजीराबाद में हो रहा है, कि कहाँ हो रहा है? कार्य करने के स्थान को स्कूल में हो रहा है ना, स्कूल में हो रहा, कहाँ हो रहा है? तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया इस चीज को? आपने इस चीज को अच्छी तरह से समझ लिया कि जो रीतिवाचक है वो कार्य का ढंग, कार्य जैसे अचानक हो रहा है, अचानक हो रहा है, या कार्य सहसा हो रहा है, सहसा हो रहा है, या कार्य जो है वह धीमे हो रहा है ना, धीरे धीरे, कार्य धीरे धीरे हो रहा है। जैसे चलने का कार्य, कोई लड़का है चल रहा है, वो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, या तेजी से चल रहा है, या तेजी से। ठीक है ना, तो समझ लिए होंगे इसका क्या मतलब। ये जो है कम, ज़्यादा, ज़्यादा परिमाण में, अधिक, अधिक बोलता है, जैसे कोई बोलता है कम बोल रहा है, अधिक बोल रहा है, चल रहा है, कोई अधिक चल रहा है, कम चल रहा है। कालवाचक में देखेंगे कि सुबह शाम, सुबह शाम, है ना, अब, तब, कब। ठीक है ना, कहाँ, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सॉरी, कहाँ नहीं होगा, कब हो जाएगा, तब हो जाएगा, सुबह शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा, ये सारा जो समय की बात हो जाएगी। स्थानवाचक में आप देखेंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ, है ना, यहाँ, वहाँ, यहाँ, वहाँ, कब, कहाँ। ठीक है, कहाँ, ठीक है ना, दिल्ली, दिल्ली, आगरा इत्यादि। तो आप समझ लिए होंगे अभी तक जो क्रिया विशेषण होता है, तो परीक्षाओं में आ जाता है ना कि अब इसमें जो है आपकी जो वाक्य होगा वो वाक्य में जो आपके शब्द दिखाई पड़ेंगे, चाहे परिमाणवाचक के दिखाई पड़ेंगे, या रीतिवाचक के दिखाई पड़ेंगे, या कालवाचक के दिखाई पड़ेंगे। क्रिया विशेषण होता क्या है? क्रिया विशेषण एक तरह से जो होता है यह अविकारी शब्द होता है। क्या होता है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द में कोई भी लिंग का या वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम देख लेंगे कि मोहन, मोहन यहाँ, यहाँ पढ़ता है, मोहन यहाँ पढ़ता है। तो जो मोहन है वो पढ़ने का कार्य कर रहा है, लेकिन कहाँ कर रहा है? यहाँ कर रहा है। तो यहाँ इसके अंतर्गत ये जो वाक्य किसका हो गया? स्थानवाचक का हो गया। अगर हम मोहन की जगह हमने इसको लिख दिया कि सीता, सीता, सीता यहाँ पढ़ती है,
तो यहाँ जो है कोई इसमें कोई बदलाव हुआ नहीं, हुआ बदलाव, तो यही आपका अभिकारी शब्द है। तो हमने ये समझ लिया कि जो क्रिया विशेषण है वो अभिकारी शब्द है। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक। तो आपने जो है क्रिया विशेषण टॉपिक भी पढ़ लिया आज की क्लास में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न क्या है? गीला है। गीला है क्या है? तो गीला है मतलब ऐसे दे दिया छोटा, पूछ रहा है कि इसमें विशेषण कौन सा है। क्या ये सर्वनामिक विशेषण है? ऑप्शन बी, क्या ये गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शन सी की बात करेंगे, ऑप्शन सी की बात करेंगे हम, तो क्या ये संख्यावाचक विशेषण है? क्या इनमें से कोई नहीं? तो संख्या का अगर बोध होता है ना, संख्या का बोध होने पर संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्या का बोध होने पर कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। जब गुण बताया जाएगा जिसमें आपको रंग, दशा, अवस्था, ठीक है ना, रूप, आकार, स्थान आदि अगर बताया जाएगा तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? अवस्था जो है, गीला जो है क्या है, एक तरह से दशा अवस्था हो सकती है, ठीक है ना, कोई स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है, सारी चीजें किसके अंदर आएंगे? गुणवाचक विशेषण में। तो ऑप्शन ई बी जो है ये सही हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण की विशेषता ये है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं। क्या करते हैं? संकेत करते हैं, ठीक है ना। जैसे यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, यह पुस्तक मेरी है। यह किसकी तरफ संकेत कर रहा? पुस्तक की तरफ। तो अब जो है यहाँ पर जो यह शब्द है यह क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, विशेषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका यही दिखाई दे दिया सर्वनामिक विशेषण, दूसरा आपका विशेषण गुणवाचक हो गया, तीसरा विशेषण आपका संख्यावाचक हो गया। बात करेंगे चौथे की, तो चौथा हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक में क्या होता है कि माप तौल का बोध होता है। किसका? माप तौल का बोध होगा, यानी कि जो सामान होंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं। जैसे दूध है आपका, क्या करते हैं हम इसको, दूध को क्या करते हैं? नापते हैं, तौल करते हैं, उसके मापते हैं। तो चाहे आपका कपड़ा हो गया, है ना, कपड़ा हो गया, ठीक है, आपका सोना चांदी हो गया, सोना चांदी, आपकी सब्जियां हो गई, सोना चांदी, आपकी सब्जियां हो गई, आपके अनाज हो गए, तो ये सारे क्या करेंगे? आप इनको मापेंगे, तौलेंगे। तो जब इनका उल्लेख दिया जाएगा जिस वाक्य में, तो वहाँ जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ अपने आपने विशेषण के प्रकार भी समझ लीजिए। अब जो है, वैसे मैं विशेषण पढ़ा चुकी हूँ। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जो है इसके भी 2 प्रकार होते हैं। आपका एक निश्चित, वहाँ पर यहाँ पे हल्का फुल्का देख लेंगे आप जा करके, अगर पूरा पढ़ना है तो जा करके क्लास मेरी देख लेंगे। तो अनिश्चित और निश्चित संख्या होगी, ठीक है, अनिश्चित और निश्चित संख्या होगी। उसी तरह से जो परिमाण है, परिमाणवाचक का भी जो है निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या होगी, ठीक है, अनिश्चित परिमाण और निश्चित परिमाण होगा। तो यहाँ पर आपने समझ लिया विशेषण किसे कहते हैं, ये आप समझ चुके हैं कि विशेषण किसी की विशेषता बताते हैं। और विशेष्य, ये आप कमेंट करेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। विशेषण किसे कहते हैं,
विशेष्य किसे कहते हैं ये आपको बताना है। आपको ये भी बताना है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, ठीक है ना, प्रविशेषण किसे कहते हैं। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि जो विशेषण होता है उसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो क्या आपको बताना है, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो विशेषण की अवस्थाएं कितनी हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, ये सब आप कमेंट करेंगे। फिलहाल जो है इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है दोनों। दोनों क्या है, क्या ये समुदायवाचक है, क्या ये आवृत्तिवाचक है, या ये गणनावाचक है, या क्रमवाचक है, ठीक है ना। तो ये जो है संख्यावाचक के भेद के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, संख्यावाचक, संख्यावाचक जो विशेषण होता है, विशेषण, इसके अंतर्गत जो आपका प्रकार आता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। उसके अंतर्गत ये जो आपके प्रकार आते हैं, जो इसमें आपका क्रमवाचक, गणनावाचक, गणना में भी पूर्ण और अपूर्ण होती है ना, इसमें भी 2 प्रकार होती हैं, पूर्ण संख्याएं होंगी और अपूर्ण संख्याएं होंगी, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आवृत्तिवाचक में दोहराव वाली जो है चीज़ें आएंगी, जैसे कि 2 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना, है ना, 100 गुना, ऐसे करके आएगा आपका। क्रमवाचक में जैसे कोई भी, जैसे ये बिंदु हम ले लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये क्रम हो गया आपका। तो हमें इसको लिख दिया हमने पहला, इसको हमने लिख दिया दूसरा, है ना, इसका हमने लिख दिया तीसरा। ऐसे ही तरह से आप समझ लेंगे, ये क्रम में आ जाएंगी वस्तुएं। आवृत्ति में आप किस तरह से आ जाएंगी, दोहराव होगा जिसमें। गणनावाचक में आप समझ रहे हैं कि संख्याएं की गणना होती है, जो उसकी वो आएगी, जैसे कि आपका 100, 2, 200, 100, 200, है ना, 4, 4, ये आपकी किसके अंतर्गत आएंगी, तो ये सारी आपकी आएंगी पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत। बात करेंगे अपूर्ण की, तो आधा, आधा, पौना, आधा, पौना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, सवा हो गया, सवा दो, सवा दो। जब आधा अधूरा होगा, पौना 2 होगा, इस तरह का होगा, तो अपूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। समुदायवाचक में जो है क्या होगा कि चाहे बात करेंगे हम चारों की, मान लो कि कई लोग हैं, यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, तो 6 हम इसको कह देंगे। 5 है तो पाँचों कह देंगे, पाँचों, है ना। 100 है तो 100 कह देंगे, 100। तो इस तरह के जो आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा, वो समुदाय के अंतर्गत आएगा। एक और आता है आपका समुच्चय। समुच्चय किसी किसी किताब में मिलता है और किसी किसी किताब में ये नहीं मिलता है। इसको भी जो है समुदायवाचक के अंतर्गत ले लिया जाता है, लेकिन इसको हम अलग ही रखेंगे, क्योंकि इसमें जो है जैसे आपका दर्जन शब्द है, तो दर्जन में एग्जैक्ट पता है कि इसमें 12 जो है केला होता है, ठीक है, 12 केला होता है। जोड़ा की बात करें तो जोड़ा में 2 लोग होते हैं, चाहे पति पत्नी हो जाएंगे या प्रेमी प्रेमिका हो जाएंगे, ठीक है, तो 2 लोग होंगे, ये भी जोड़ा शब्द आएगा, तो इसमें भी डिसाइड है कि इसमें 2 ही लोग होंगे, ठीक है। जैसे आपका सप्तशती आ जाएगा, सप्तशती, तो इसमें भी जो है पता चल जाएगा कि इसमें जो है 700 श्लोक हैं। तो अगर इस तरह के शब्द आपके आते हैं, जैसे आपका सप्तशती हुआ, दर्जन हुआ, या जोड़ा हुआ, या बत्तीसी हो गया, है ना, बत्तीसी, यानी कि इसमें 32 लोग होंगे या 32 वस्तुएं होंगी, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, समुच्चय बोधक के अंतर्गत। एक और इसमें आता है प्रत्येक बोधक। कौन सा, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में जो शब्द बनते हैं, जैसे हर एक की बात हो रही है, हर एक की बात हो रही है, या एक एक की बात हो रही है,
या दो दो की बात हो रही है ना, या हर एक की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे हम। इस प्रश्न का आंसर जो है दोनों किसके अंतर्गत आएगा, समुदाय के अंतर्गत ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर गणना में क्या है और क्रम में क्या है, आवृत्ति में क्या है, समुदाय में क्या है। अब हम आएंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है। आपको बताना है कि इसमें विशेष्य कौन है। तो विशेष्य जो है जानना आपको जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आकाश, आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित, बताएंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। विशेष्य आपको पहचानना है। तो आकाश की जो विशेषता है क्या है, आकाशीय है। आकाश शब्द जो है क्या है, ये संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है। आराध्य हुआ या आश्रित हुआ, ये सब विशेषण शब्द हैं। तो यहाँ पर ये जो है नहीं होंगे, ऑप्शन आपका। आगे बढ़ेंगे हम और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है। विशेषण आपको पहचानना है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो अजय शब्द क्या है, ये संज्ञा शब्द है। तो जो संज्ञा शब्द होगा वो विशेषण नहीं होगा। अजित शब्द जो है अजय से ही बना हुआ है, यानी कि अजय शब्द ले लेंगे और इसमें इत प्रत्यय बना हुआ, इत प्रत्यय लग करके आपका जो शब्द बन गया है, क्या बन गया है, अजित। ठीक है। तो ये विशेषण हो गया, फिर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अकर्म भी आपका संज्ञा है, अनुशंसा भी आपकी संज्ञा है। तो ये जो है आपके विशेष्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विशेष्य। ठीक है, विशेष्य। आगे बढ़ेंगे हम और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न शब्द हमारे सामने क्या है, प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। आपको पहचानना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो क्या ये आंतरिक हो जाएगा, या अंतर हो जाएगा, या आग्नेय हो जाएगा, या फिर अधिकारी हो जाएगा। तो विशेषण कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो आंतरिक शब्द जो है अंतर से ही बना होगा। तो अंतर जो है क्या हो जाएगा, ये संज्ञा शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आग्नेय शब्द जो है, अग्नि जो है संज्ञा शब्द से बना हुआ है। अधिकारी शब्द जो है अधिकार, अधिकार संज्ञा शब्द से बना हुआ है। ठीक है ना। अधिकारी, आग्नेय और आंतरिक, ये तीनों जो है यहाँ पर क्या है, विशेषण है। आगे बढ़ेंगे हम और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, प्रश्न है कि बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो क्या इसे प्रभाती कहते हैं। तो प्रभाती जो सुबह में गाई जाती है उसे कहते हैं प्रभाती, है ना, भजन कीर्तन होती है ये। विहाग कहते हैं क्या इसे लोरी कहते हैं, क्या इसे सोहर कहते हैं। तो किसी अच्छे कार्य में जो है, शुभ कार्यों में गाया जाता है ये, शुभ कार्यों में, शुभ जैसे शादी ब्याह पूजा वगैरह में गाया जाने वाला गीत। जो लोग शहर के हैं उन्हें प्रॉब्लम होगी, जो गांव के हैं उनको इस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लोरी गा करके सुलाती हैं माएँ। तो आगे देखेंगे हम और अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्या है कि जो नभ में चलता है, तो जो नभ में चलता है क्या उसे कहते हैं खेचर कहते हैं, या उसे खच्चर कहते हैं। तो खच्चर कहते हैं किसको, गधा को कहते हैं, गर्धभ को। किसको कहते हैं, गर्धभ को। ठीक है। नभोत्पन्न, या जो आसमान में जो उत्पन्न होती है, तो एक तरह से विद्युत है। कहाँ उत्पन्न होती है, नभचाली ये नहीं होगा।
यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, खेचर हो जाएगा। खे का अर्थ क्या होता है, खे का अर्थ होता है आकाश। क्या होता है, आकाश। और चर का अर्थ क्या होता है, चलने वाला, चलने वाला। तो इस तरह से अर्थ क्या हो गया, अर्थ क्या हो गया खेचर का, आकाश में चलने वाला या नभ में चलने वाला। नभ क्या है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। खेचर को नभचर करके भी कह सकते हैं, नभचर, ठीक है ना। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो भूचर हो जाएगा, भूचर। भूचर यानी कि भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी, और चर मीन्स, चर का अर्थ क्या हो जाएगा, चलने वाला। तो पृथ्वी पर चलने वाले को क्या कहते हैं, भूचर कहते हैं, और आकाश में चलने वाले को खेचर कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं, ठीक है ना। ये दोनों जो है एक दूसरे के विलोम शब्द भी बन के आ सकते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बन करके आ सकते हैं आपके सामने। आगे बढ़ेंगे हम और आगे अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, स्टार वाला प्रश्न है। ये प्रश्न है, इसमें से एक शब्द आपकी परीक्षा में दिखाई पड़ सकता है। प्रश्न क्या है कि ग्रहण, तो ग्रहण को क्या कहेंगे, विलोम आपको बताना है, अब उल्टा बताना है। तो अनुग्रह का बताना है, तो क्या ये ग्रहण हो जाएगा। ऑप्शन बी, क्या ये गृहित हो जाएगा। ऑप्शन सी, क्या ये आग्रह हो जाएगा। ऑप्शन डी, क्या ये विग्रह हो जाएगा। तो बताएंगे आप। ग्रहण का क्या होगा, त्याज्य, त्याज्य, ठीक है। गृहित का क्या होगा, गृहित का अर्पित, ठीक है। आग्रह का क्या हो जाएगा, तो अनाग्रह हो जाएगा, अनाग्रह। या फिर क्या हो सकता है आग्रह का, दुराग्रह भी हो सकता है, दुराग्रह, ठीक है। विग्रह जो है क्या हो जाएगा, अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह हो जाएगा। और विग्रह का विलोम शब्द जो है कहीं कहीं संग्रह, संग्रह भी पूछ लिया जाता है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्रश्न किस तरह से आपके सामने बन के आ रहे हैं। अब आगे देखेंगे हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, अगला प्रश्न है अनभिज्ञ का विलोम शब्द आपको बताना है। क्या बताना है, अनभिज्ञ का विलोम शब्द। तो अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, देखिए ये प्रश्न मैं समझा भी चुकी हूँ। तो क्या अज्ञ हो जाएगा, प्रज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा, या अभिज्ञ हो जाएगा, बताएंगे। तो अज्ञ जिसे कुछ ना पता हो, कट, प्रज्ञ शब्द ही नहीं है, अभिज्ञ भी नहीं है, अभिज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम और अगले प्रश्न को देखेंगे। सौम्य शब्द, सौम्य मीन्स होता है मुलायम। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, सौभाग्य होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी उग्र हो जाएगा। ऑप्शन सी शत्रु हो जाएगा, या ऑप्शन डी दुराशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सौम्य का बताएंगे। सौम्य मीन्स होता है मुलायम, क्या होता है, मुलायम, ठीक है ना। तो सौम्य का कोई भी व्यवहार अगर करता है, आपसे मीठा व्यवहार करता है, सौम्य व्यवहार करता है, उसका अपोजिट क्या होता है, उग्र व्यवहार करना, है ना, गुस्से वाला। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। शत्रु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो मित्र हो जाएगा, ठीक है। सौभाग्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो दुर्भाग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा। दुराशय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सदाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदाशय हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम और इस क्लास के आखिरी प्रश्न को हम देखेंगे। आखिरी प्रश्न क्या है, हास शब्द का विलोम है, हास, हास का हास्य, वृद्धि, हंसी, हस्त। हास नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हरास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हरास, है ना। कंप्यूटर पे लिया नहीं होगा इसे, इसे क्या समझेंगे आप, हरास। हरास मीन्स क्या होता है, नुकसान। क्या होता है, नुकसान, या क्या होगा, हानि, हानि हो जाएगा। और हानि का विलोम शब्द क्या होगा, लाभ होगा।
और लाभ का यहाँ पर देखेंगे, लाभ का जो है सिमिलर शब्द वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन जो है यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। हानि का लाभ हो जाएगा, वृद्धि का ह्रास हो जाएगा, ठीक है ना। हास्य का रुदन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रुदन, ठीक है ना। हस्त का पाद हो जाएगा, यानी कि पैर, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करती हूँ मैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो कमेंट्स करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। जब बहुत जल्दी आपको जो है ROAR यानी कि समीक्षा अधिकारी की आपकी हिंदी की जो बुक है, ई बुक बहुत जल्दी तैयार होने वाली है। तो ये भी आपको जो है हमारे एप्लीकेशन पे आपको न्यू सृजन एकेडमी का हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस क्लास की PDF हुई या टेस्ट आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी हमारे ऐप पर मिल जाएंगी। अगर आप एप्लीकेशन पे भी नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ जो है अभी आपको बहुत जल्दी है पढ़ना है, तो जितनी भी क्लासेज दे दी गई हैं यूट्यूब पर आपको ROAR के लिए, तो उतनी ही क्लासेज काफ़ी हैं। आप चाहें तो इसे जो है 2x पे करके भगा भगा करके इन प्रश्नों को हल करके और अपने जो है 60 के 60 प्रश्न, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक नंबर से भी हमें नौकरी नहीं मिलती है। तो अगर हो सकता है कि हिंदी में आपके 60 के 60 प्रश्न आ जाते हैं, इसके अलावा आप GS में भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो आपका समीक्षा अधिकारी बिल्कुल जो है परफेक्टली निकल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।